आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमारे जीएस के 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में आज हमारा है फोर्थ डे। फोर्थ डे में आज हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जनरली काफ़ी टिपिकल सा सब्जेक्ट लगता है जिसको बच्चे जनरली छोड़ देते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपके लिए वो काफ़ी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप कंप्लीट करें तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, हमारी जो हम हर रोज़ 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आज हम इकोनॉमिक्स के लेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से, और नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और ध्यान से अपना ये क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स विद ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज इज नोन एज ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ट्रेड वेंचर्स, ट्रेड पार्टनर्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। जो दोस्त हमारे हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना ध्यान दे सकते हैं। देखो, एक फॉर्मलाइज सिस्टम, भाई जो आपस में जैसे क्या है ना, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडिया के आसपास मान लो और भी कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है आपका, ठीक है, नेपाल है, चाइना, इंडोनेशिया, ये इतने सारी कंट्रीज हैं। उनके साथ अगर इंडिया को अगर ट्रेडिंग एग्रीमेंट अगर करता है ना, तो वो क्या बन जाता है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में मान लो कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या बाकी और कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, तो उसको ये पता है कि भाई उससे मुझे भी बेनिफिट होगा और सामने वाले को भी बेनिफिट होगा। तो कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है, तो वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो इसका आंसर आएगा ट्रेडिंग ब्लॉक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम इनमें से आकलन करने की कौन सी विधि नहीं है? एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, इनकम मेथड। तो इसका आंसर आएगा मैट्रिक्स मेथड। नाम का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकें। बाकी एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड आप अलग से जाके अगर कहीं पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। भाई इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, IFCI, RBI या IDBI। ठीक है, ये तो बैंक होगा। IDBI तो आपने देखा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है ऐसा, चाहिए सॉरी ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करती। मेनली जो मॉनेटरी पॉलिसी का वो फोकस है या इस तरह की चीज़ें हैं वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जो छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बाकी और भी चीज़ें हैं, वो कौन देखता है? कैश रिजर्व रेशियो है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में बना था। ठीक है, ए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। भाई अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, डेट चाहिए, तो वो क्या करती है? शेयर खरीदती है या शेयर इशू करती है, डिबेंचर करती है, म्यूचुअल फंड करती है, ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट टी बिल बोलते हैं, ट्रेजरी बिल, टी बिल इशू करती है। जैसे वो 1/4 के लिए ईयर के लिए कर सकती है, जैसे 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, ऐसे करके वो शॉर्ट टर्म के लिए अपना ट्रेजरी बिल इशू कर देती है और उसके नाम के भी पैसे ले लेती है जैसे ही उनको तुरंत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल इमरजेंसी केसेस की बात है। बाकी बड़े जो लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है तो उनके लिए बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोमोट्स फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनिलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्लोबल पीस तो नहीं करती, यूनिलेटरल भी क्यों ही करेगी जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका अंदर ही वर्ल्ड आ गया, तो यूनिलेटरल भी नहीं होगा, और किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं करती। बेसिकली जो उसका काम है मल्टीलेटरल ट्रेड है कि भाई किन्हीं 2-3 आपस में जो भी कंट्रीज हैं वो आपस में इजीली ट्रेड कर सके। अगर कोई इशू आता है तो जैसे आपका ट्रेड से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको रिजोल्व करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है। अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फर्म्स हैव एक्सेस कैपेसिटी। भाई किस बाजार स्थिति के तहत फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है?
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली या ओलिगोपोली। देखो, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डिओपोली और ओलिगोपोली, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज़ हैं। जैसे डिओपोली तो वो होता है कि भाई दो आपके सेलर हैं, बाकी सारे बायर हैं, ठीक है। ओलिगोपोली यही होता है कि भाई एक ही तरह के जो आपके सेलर हैं उनकी भाई उनका अधिकार कि भाई अधिकार साम्राज्य टाइप की, भाई हाँ हम हमारी ही चलेगी, बाकी और किसी की नहीं चलेगी। ऐसे ही इसका जो आंसर है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि हर, देखो, कंपनीज हैं ऐसी ऐसी जो प्रोडक्ट्स सेम सेम निकालती हैं। मैं फ़ोन्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे फ़ोन है, फ़ोन के लिए सैमसंग ब्रांड है, आपका आपका एम आई है, रियलमी है, अलग अलग हैं। लेकिन एक आध कंपनी ऐसी होती है कि भाई मेरा एकाधिकार बना रहे, तो वो क्या करता है, वो क्या करती है कंपनी, अपने जो प्रोडक्ट्स है बहुत कम कम प्रोडक्ट्स निकालती है, ताकि मेरी ब्रांड वैल्यू बनी रहे और मेरी जो प्राइसिंग है वो जस्टिफाई होती रहे। जबकि वो और प्रोडक्ट्स भी निकाल सकती है। एप्पल एप्पल क्या करती है, आपको पता ही होगा एप्पल की ब्रांड वैल्यू क्यों है, क्योंकि अब महंगे फ़ोन निकालेगी, कम निकालेगी और थोड़ा सा अपना क्वालिटी देगी, तो ऐसा उनके पास, वैसे कैपेसिटी उनके पास एक्सेस है, वो और भी फ़ोन निकाल सकती है, बाहर ला सकती है फ़ोनों की, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा करती। तो इस तरह की एक कंपटीशन बन जाता है, वो होता है मोनोपोलिस्टिक, भाई अपना एक अधिकार बनाने के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, प्राइस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो जो प्राइस है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा अफेक्ट करता है रेदर देन एक पूरे ग्रुप को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक्स को जो ध्यान में देता है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो एक बड़े पैमाने पे जो भी इफेक्ट होता है उसको देखती है। तो यहाँ पे प्राइस मैंने बताया कि इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो आंसर होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। At present, India is following fixed exchange rate, floating exchange rate, packed up exchange rate, packed down exchange rate। भाई इंडिया, देखो, पैक्ड अप और पैक्ड डाउन तो नहीं है, ठीक। फ्लोटिंग और फिक्स में हम कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन इसमें इंडिया जो फॉलो करता है वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि लाइक डॉलर में मान लो बाहर काम हो रहा है हमारा, ठीक है, हम कितना डॉलर कमा रहे हैं कुछ एक्सपोर्ट करके, कुछ इंपोर्ट करके कितना डॉलर हम गंवा रहे हैं, उससे क्या है कि हमारे भी जो रुपी है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो अगर मान लो हम फिक्स करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हमारे जो रुपी तो ठीक रहेगा भाई, हाँ रुपया तो सही रहेगा, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं वो क्या पता ट्रेड करें ना करें। तो इंडिया जनरली एक ईज के लिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल की बात हो रही है तो उसमें नेशनल ही आएगा, डोमेस्टिक नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि मार्केट प्राइस आपको पता है अलग अलग हो सकता है, और जो उसकी प्राइसिंग है वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो नेशनल इनकम उसके बेसिस पे नहीं काउंट की जा सकती। नेशनल इनकम काउंट की जा सकती है फैक्टर कॉस्ट पे, जो ओरिजिनल कॉस्ट जिससे वो प्रोडक्ट चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो बनी हैं उसके बिहाफ पे ही आपकी नेशनल इनकम काउंट की जा सकती है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी द आंसर। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग the following agencies released the report economic outlook for 2009 and 10। ये मुझे लगता है कि जो 2009-10 का एग्जाम हुआ था उससे उस टाइम का कोई क्वेश्चन है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक आउटलुक रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा प्लानिंग कमीशन,
पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, फाइनेंशियल कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी एजेंसी निकालती है? वो है आपका पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये कोई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई मतलब इस तरह की बॉडी है जिसके बारे में पहले से कभी कोई जिक्र हुआ है। ये पीएम ने अपनी सहूलियत के लिए, अब कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए ऐसी काउंसिल को बनाया है, और उसकी एक वही एक रिपोर्ट जारी करती है, इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसका आंसर होगा पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो आज के हमारी जो 10 क्वेश्चन है यही खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और आप इनमें से जितने भी मैक्सिमम नोट्स बना के अपने लिए रेडी कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो कल का जो चैलेंज है उसमें फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।